Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. This video is continuation of Test 2 Knowledge series and today we are going to attempt some MCQs from Prime Minister and Council of Minister sections of the polity. और drill same है आपको पता है. After every question I will provide you with 5 seconds to answer. Then we will move on to next question. और ये तब तक चलता रहेगा जब तक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो जाते. और उसके बाद अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है यू कैन कंटिन्यू एनालिसिस विद मी. और उसके बाद मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि देखो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए जितने भी 7 से 8 क्वेश्चन दिए गए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिलर मिनिस्टर के रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जिसके आपको एसआई के द्वारा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इन 7 से 8 क्वेश्चन के बीच में सारी इन्फॉर्मेशन लोड करके रख दिया और आपको एनालिसिस करते टाइम आपको सारी बता दूंगा मैं उसके बारे में. और अगर आपने ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिलर मिनिस्टर क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और इन्हीं क्वेश्चन के बीच से आप क्या करें मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करें. तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं. फर्स्ट वन, the strength of council or minister cannot be more than 15% of the strength of लोक सभा. देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस टाइम हमने ऐसा कुछ डिमांड नहीं रखी थी, हमने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट रखी थी कि 15% से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो सकती किसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. तो इसका मतलब क्या है कि किसी ना किसी अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया होगा. कौन से अमेंडमेंट है? ऑप्शन ए 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. चूज द करेक्ट आंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. देखो मैं ये सारी की सारी जो जितनी भी अमेंडमेंट एक्ट मैंने डाला हुआ है सब के सब इंपॉर्टेंट है. तो अब जब हम एनालिसिस करने आएंगे तो मैं आपको इस सब के बारे में आपको बताऊंगा कि 61st कौन सी है, 86 कौन सी है, 52nd कौन सी है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. ऑप्शन ए द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट. ऑप्शन बी द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. Choose the correct combination. Option 4 is the correct answer because none of these statements are correct. Question number 3. देखो अगर आपको इसका पता नहीं चल रहा तो आप मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा ये क्वेश्चन गलत क्यों है. क्वेश्चन नंबर 3, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी किसकी तरफ होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लोकसभा. क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement are correct? You have to choose the correct answer. Prime Minister is the head of the state. Prime Minister is elected by indirect elections. Prime Minister does not have fixed tenure. Choose the correct option. Only option C, AB, ABC or BC. The correct answer is option C. The first two statements are wrong. Question number 5. The minimum age required by the person to be elected as Prime Minister. Minimum age. Option A 25 years if he or she belongs to Lok Sabha and 30 years if he or she belongs to Rajya Sabha. Option B 30 years if he belongs to Lok Sabha and 25 years if he or she belongs to Rajya Sabha. Or 30 years for both of them or 35 years for both of them. If you want more time, you can pause the video. And the correct answer is option A. Question number 6. Which prime minister has maximum tenure? इसका मतलब क्या है कि किसने सबसे ज़्यादा टाइम एज अ प्राइम मिनिस्टर निकाला है हमारे इंडिया में जब का हमारा देश आज़ाद हुआ है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह. And the correct answer is option A, Pandit Jawaharlal Nehru. Question number 7. The maximum age limit to be the prime minister is. अब इधर मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कितनी एज तक बन सकते हैं. ऑप्शन ए 65 ईयर्स, ऑप्शन बी 70 ईयर्स,
Option C, no limit. Option D, 62 years. The correct answer is option C, no limit. देखो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है प्राइम मिनिस्टर की, किसी एज के भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑप्शन ए, at time of appointment prime minister need not to be necessarily a member of the parliament. Option B, prime minister is elected by Lok Sabha election, therefore he must be a member of Lok Sabha only. Or option C, prime minister takes oath in front of president. Choose the correct combinations. If you want more time, you can pause the video. This question needs time. Only statement B is wrong, therefore second is the correct answer, A and C. तो अगर आपके मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन ठीक हैं तो आपको वीडियो को कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़रूरत है तो आप मेरे साथ वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। मैं आपको पूरा एनालिसिस बताने वाला हूँ, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको उसके बारे में बताऊँगा नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, देखो द स्ट्रेंथ ऑफ, ऑब्वियसली बात है 15% स्टेटमेंट, 50% उन्हें बोला है कि लोकसभा की स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा काउंसिल मिनिस्टर्स की हो सकती है। उससे पहले क्या करते थे, कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के चक्करों में वो बोलते थे कि आप क्या करो, हम हमारे साथ आ जाओ, हम आपको एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट दे देंगे। और इस लालच की वजह से ये इनकी स्ट्रेंथ अगर 15% से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी 20, कभी कभी 25% तक सिर्फ मिनिस्टर्स ही होते थे, जिनका कोई फ़ायदा कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे फालतू में मिनिस्टर की उनको पोस्ट मिली हुई है। ये किस में आया था? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। देखो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या था, ये 61st अमेंडमेंट एक्ट से पहले हमारी वोटिंग एज थी 21 ईयर्स, बट इसमें हमने कम कर दी थी एज, कितने में लेके चले गए थे, 18 ईयर के कोई भी पर्सन है वो वोट कर सकता है। और वो किस चेंज कब आई थी? 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या हुआ था, बेसिकली जो आर्टिकल हमारा 45 है उसमें उन्होंने क्या बोला था कि 0 से लेकर 14 ईयर की एज तक बच्चे, उनकी एजुकेशन से लेकर उनका पालन पोषण, हर चीज़ की बात, न्यूट्रिशन से लेकर हर चीज़ पे जो ध्यान रखना है वो आर्टिकल 45 में आता है। और ये किस में था? पहले DPSP में। बट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने क्या किया कि 0 से लेके 6 तक यहीं रहने दिया, 5 तक सॉरी, और 6 से लेके 14 ईयर्स तक उन्होंने उठा के कहाँ पे लेकर के फंडामेंटल राइट्स में, अंडर आर्टिकल 21A। और इस टाइम क्या उन्होंने बना दिया था, राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया था। वो किस अमेंडमेंट में हुआ था? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। ऑप्शन डी, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या था? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। इसके बारे में भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि इसके बारे में आप पता करें कि एंटी डिफेक्शन लॉ में आप रिमूव कौन करता है, स्पीकर करता है या नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए थोड़ा एंटी डिफेक्शन लॉ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स? देखो ये इस टाइम की बात नहीं चल रही, ये कब की बात चल रही है? इन्होंने बोला कि जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950, इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमने कोई अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे, ठीक है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, इस हिसाब से अभी तक एक अमेंडमेंट भी नहीं हुई है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेश बन के सामने आया हुआ है। तो उस टाइम इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, नो, क्योंकि ये कब आया था? 1976 में। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था। क्या आया था कि जो हमारी एडवाइस होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो क्या होगी, बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे। उससे पहले बाइंडिंग नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि जब 26 जनवरी 1950 में ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थी, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और अभी तो हमने ये पढ़ लिया आगे वाले क्वेश्चंस में क्या कि 15% ऑफ द स्ट्रेंथ किस वाले ऑप्शन में आया था, ये हमारा आया था 91st, सॉरी पीछे वाले क्वेश्चन में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया था। तो ऑब्वियसली बात है कि बाद में आया होगा, तो 26 जनवरी 1950 में ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं थी, क्योंकि इससे ज़्यादा वो स्ट्रेंथ हो जाती थी। तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो गया? 4। देखो क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना, अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन उन्हें थोड़ा सा मोड़ के दिया होता है और आप क्वेश्चन गलत कर देते हो, आंसर आपको आता भी होता है तभी आप गलत कर देते हो। क्वेश्चन नंबर 3, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू, सबसे बड़ी स्टेटमेंट अगर आप कभी याद रखनी है पॉलिटी में तो आप वो कौन सी है? एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ये आप एक मंत्र पढ़ लो ये, क्योंकि हर जगह ये
हर जगह काम करता है। आपको और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर आपको रिस्पॉन्सिबल की बात की है और आपको पता वो एग्जीक्यूटिव है, तो हमेशा वो लेजिस्लेचर कौन हो गए, जो लॉ बनाते हैं, जैसे कौन हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, स्टेट लेवल में लेजिस्लेटिव असेंबली, तभी वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट खुद एक एग्जीक्यूटिव है, तो ऑब्वियसली बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल क्यों रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर खुद एक एग्जीक्यूटिव है, तो ये भी नहीं हो सकते। कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही नहीं चल रही है यहाँ पे। और हम एग्जीक्यूटिव, हमारे लेजिस्लेचर कौन है सिर्फ यहाँ पे, लोकसभा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर उन्होंने पार्लियामेंट भी लिखा होता तब भी आंसर ठीक होता। लोकसभा क्या, लेजिस्लेचर है, लोकसभा लॉ बनाता है, इसलिए हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल क्या है, लोकसभा से। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द स्टेट। पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमारे हेड ऑफ द स्टेट आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट है। अगर प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ द स्टेट है तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऑब्वियसली बात है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये दो स्टेटमेंट याद रखना, ये आपको इंटरचेंज करके दे सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और हमारे प्रेसिडेंट हेड ऑफ सॉरी, प्राइम मिनिस्टर हमारे क्या, हेड ऑफ द स्टेट। ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। नहीं, आपने सुना होगा कि जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारी जितनी भी हैं पूरे ओवरऑल इंडिया से सारी वोट करती हैं प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है वो डायरेक्ट इलेक्शन है, ना कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव फिक्स टेन्योर। ऑब्वियसली बात है प्राइम मिनिस्टर के पास क्या है, फिक्स टेन्योर नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम 545 को क्या कहते हैं, हम चुनते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी से, हम हमारे एमपीज चुनते हैं, वो अपना एक लीडर चुनते हैं। अब उनका लीडर कौन होता है, जो पार्टी का लीडर होता है उसको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का अपना टेन्योर नहीं है। टेन्योर किसका है, टेन्योर है हमारी लोकसभा का टेन्योर। और जब तक हमारी लोकसभा चलेगी तब तक हमारा प्राइम मिनिस्टर भी चलेगा। जैसे ही लोकसभा बंद होगी, डिसॉल्व होगी, हमारा प्राइम मिनिस्टर को ऑटोमेटिकली रिजाइन देना पड़ेगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर का कंसाइड करता है टाइम पीरियड किसके साथ, लोकसभा के साथ। प्राइम मिनिस्टर का अपना कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड बाय द पर्सन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियसली बात है, ये आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि 25 ईयर। क्यों, क्योंकि लोकसभा की रिक्वायरमेंट भी क्या है कि अगर आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हो, आप सबसे पहले आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आपकी एज 25 ईयर होनी चाहिए और आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 25 की बात क्या होगी है। फिर 30 ईयर्स का आ गया। अब 30 ईयर्स कहाँ पे आता है, ये रिक्वायरमेंट है राज्यसभा के मेंबर बनने की। राज्यसभा के रिक्वायरमेंट क्या सेम है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए 30 ईयर्स और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास नहीं होनी चाहिए, आप अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए। तो सेम क्या आ जाता है इसमें, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो तो ये दो कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लो। क्या, कि अगर आप 25 ईयर के, अगर आप लोकसभा से बिलोंग करते हो तो कम से कम 25 ईयर के होने चाहिए मिनिमम, और अगर राज्यसभा से बिलोंग करते हो तो आप 30 ईयर के होने चाहिए। बाकी 3 ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 6 था, विच प्राइम मिनिस्टर हैज मैक्सिमम टेन्योर। देखो सबसे ज़्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप याद रखना। उसके बाद अगर कोई आते हैं हमारे, तो वो आती है हमारी इंदिरा गांधी, इनका हमारा 14 ईयर के आसपास है, इनका हमारा 11 ईयर के आसपास है। फिर मनमोहन सिंह आते हैं और उसके बाद हमारे आते हैं नरेंद्र मोदी। क्योंकि नरेंद्र मोदी, अभी आपने सुना होगा कि इनका सेकंड टेन्योर ही पूरा खत्म नहीं हुआ है। 2014 में ये सबसे पहली बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अभी सेकंड इलेक्शन 2019 में इन्होंने लड़ा है और इस टाइम 2022 चल रहा है। हमारा 2 टेन्योर भी इनके पूरे खत्म नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 7, द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखो मैक्सिमम एज लिमिट की बात आती है तो पॉलिटिकल पार्टीज के रिलेटेड कुछ भी आ जाए, स्पीकर आ जाए, प्रेसिडेंट आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कुछ भी आ जाए, उनकी कोई लिमिट नहीं है। इन सबकी क्या होती है, मिनिमम एज के बस बारे में पूछते हैं कि मैक्सिमम एज का चक्कर कुछ नहीं होता है। और ऑन दी अदर हैंड जब क्या बात हो जाती है, हमारी जुडिशरी वगैरह इसकी बात हो जाती है, इसमें क्या होता है, मिनिमम एज कुछ नहीं होती है, बट मैक्सिमम एज क्या होता है कि अगर आप क्या हो हाई कोर्ट के जज हो तो आपकी 62 ईयर्स होगी, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो तो आपकी 65 ईयर मैक्सिमम एज होगी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट द प्राइम मिनिस्टर नीड नॉट टू बी नेसेसरली अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि अगर आप इस टाइम मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका कोई पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, 2024 में इलेक्शन होते हैं, अभी भी वो इलेक्शन में भी नहीं लड़ा है वो इंसान, ठीक है, वो पर्सन इलेक्शन में भी नहीं लड़ा है, कुछ नहीं किया, पर पार्टी को लग रहा है कि हाँ हम इसको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, वो क्या कर देंगे, उसको अपना प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। बट ये वैलिडिटी उसके पास कब तक होगी, सिर्फ 6 मंथ के लिए। उस 6 मंथ के अंदर उसको ना या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या उसको राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा विद इन 6 मंथ। और अब भी हमने बात कर ली है कि अगर लोकसभा का मेंबर है तो उसके पास
25 ईयर का मिनिमम होना चाहिए और राज्यसभा का मेंबर का मिनिमम कितना होना चाहिए 30 ईयर्स का। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय लोकसभा इलेक्शन देयरफॉर इट मस्ट बी मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली। नो 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 नो, ओनली नहीं, ओनली नहीं। मैंने अभी आपको राज्यसभा की भी अगर मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, यहाँ तक कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का भी मेंबर नहीं है तब भी वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो यहाँ पे अगर राज्यसभा भी लिखा होता ओनली तब भी स्टेटमेंट हो सकती थी, गलत होती, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर टेक्स ओथ इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट। ऑब्वियस सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर क्या करते, प्रेसिडेंट के सामने होते थे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड सही था। तो देखो, आई होप आपके ये वीडियो अच्छी रही होगी, आपके प्रॉफिट हुआ होगा। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो प्राइम मिनिस्टर काउंसिलर मिनिस्टर से पूछे जाते हैं वो इसी एरिया में पूछे जाएंगे, यही मोस्ट ऑफ द एरिया है। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ काउंसिलर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर में नहीं है। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं भी पढ़े, अगर अभी आपने वीडियो देख लें तो अब मुझे नहीं लगता आपको देखने की जरूरत है। और आप क्या कर सकते हो, कोई अगर मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तो आप देखना कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस एरिया से इतने मुश्किल क्वेश्चन आने वाले हैं। तो थैंक यू।